Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 6 यानी कि हमारे स्टैटिस्टिक्स का जो आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 अब आ चुका है। वो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की देर में है और अब जो देखने वाले हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 4 यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट। क्या होता है ये हाइपोथेसिस, लार्ज सैंपल टेस्ट क्या है? ये पूरा जो चैप्टर है वो रिसर्च से रिलेटेड पूरा इंपॉर्टेंट रहता है। संशोधन માટે અગત્યનું ચેપ્ટર છે। तो रिसर्च के लिए सबसे पहले अजम्पशन यानी हाइपोथेसिस अज्यूम करनी होती है, उसके बाद पूरा उसका टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो हमें पढ़ना है। वैसे तो लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट दो टाइप के टेस्ट होते हैं टेस्टिंग में, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में खाली लार्ज सैंपल टेस्ट है। ये पूरा जो पार्ट है वो हर रिसर्च के अंदर जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फ्यूचर में। आप एमबीए एमसीए करो या कोई भी जगह पे रिसर्च करना पड़े तो ये चैप्टर आपको हमेशा हेल्प करता है। एमकॉम के अंदर मास्टर ऑफ कॉमर्स में स्मॉल सैंपल टेस्ट भी इंक्लूड किया गया है। तो शुरू करते हैं पहले इस चैप्टर की थियरी का सेशन, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एग्जाम्पल का काम शुरू हो जाएगा। तो रेगुलर काम करके होमवर्क सबमिट करना है। थियरी में जो भी डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है एंड दो तीन बड़ी थियरी है वो रेगुलर 7 मार्क्स में पूछते हैं। तो सब कुछ परफेक्टली तैयार करना जरूरी है। तो शुरू करते हैं हमारी थियरी। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें देखनी है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन is to get reliable information about the population and from the information obtained from the sample conclusions are drawn about the population and this is called statistical inference। अगर नॉर्मल सेंस में कहे तो स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बेस्ड होता है सैंपल के ऊपर, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का पैरामीटर तो हम ढूंढ नहीं सकते। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 स्टूडेंट के सभी के लिए कुछ डेटा को कलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो हम उसकी जगह पे 100 का सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर से सैंपल मीन ढूंढा जाता है यानी कि एक्स बार, और उसके ऊपर से ट्राई करते हैं कि पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेटेड क्या होगा। यानी स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस यानी यही है, एस्टिमेशन करने का ट्राई करते हैं जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड सेकंड जो है हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दो पार्ट रहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में। बेसिक डेफिनेशन है, उसके बाद अब जो हमें पूरे चैप्टर में या भी स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा हूँ स्टैटिस्टिक पैरामीटर, तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो अ कांस्टेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ठीक है, कांस्टेंट जो हमें पॉपुलेशन पे से मिलता है उसे पैरामीटर कहा जाता है एंड दे आर डेनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। उनको हम ग्रीक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स से यूज करते हैं। ठीक है, यानी 1000 स्टूडेंट है, उनका 1000 का डेटा मिले और एग्जैक्ट मीन ढूंढना हो तो उसे हम कहेंगे पैरामीटर। सैंपल में से लिया जाए तो उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो वही अब बात देखनी है दूसरी, while a constant obtained from sample observations is called a statistic। ठीक है, sample mean is a statistic and it is denoted by small letters, जैसे कि हम यूज करते हैं एक्स बार यूज करते हैं, स्मॉल एन यानी सैंपल साइज यूज करते हैं। तो वो जो पूरा टेबल है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो नीचे हमें दिया गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पर्टिकुलर्स हमारे पास अगर साइज है तो पैरामीटर कैपिटल एन होता है, स्टेटिस्टिक है तो स्मॉल एन। मीन के लिए पैरामीटर म्यू है, स्टेटिस्टिक्स उसका होता है एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन में सिग्मा एंड एस यूज किया जाता है स्टेटिस्टिक। और प्रोपोर्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स कोई भी हो तो कैपिटल पी होता है पैरामीटर एंड स्मॉल पी होता है उसका हमारा स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो ये बेसिक दो टर्म्स है। अब हमें जाना है हमारे हाइपोथेसिस की तरफ। तो अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में जाए उससे पहले हमें समझना है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक, जो कि हमें लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट में हर जगह पे ये जरूरत पड़ने वाली है। तो स्टैंडर्ड एरर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक is called standard error of that statistic।
ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्टैंडर्ड एरर होता है, ऐसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में अगर कहना है। ठीक है, अगर एग्जांपल के साथ समझना है तो हम कह सकते हैं कि इफ different samples of the same size n are drawn from a population, we get different values of sample mean x bar. The standard deviation of x bar is called standard error of the mean x bar. It is obvious that the standard error of x bar will depend upon the size of the sample and the variability of the population. It can be derived that standard error of x bar is equal to s upon square root of n. तो यानी फॉर्मूला में थोड़ी याद रखनी, n के ऊपर डिपेंड करता है, यानी स्टैंडर्ड एरर एग्जैक्टली s नहीं लिखा, s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n होता है। तो ये स्टैंडर्ड एरर हुई, फॉर्मूला हुआ x बार के लिए, सैंपल मीन के लिए, सिंगल मीन के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड एरर चाहिए तो ये फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे फ्यूचर में जब हम एग्जांपल करेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट में। ठीक है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में समझे। वैसे सेमेस्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं, मगर ऑलमोस्ट बीच में 6-7 महीने का गैप आ चुका है, तो याद कराना जरूरी है मुझे। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन assumption or any logical statement about the parameter of the population or the nature of the population। ठीक है, हम कह सकते हैं पैरामीटर से रिलेटेड एक अजम्पशन है या लॉजिकल स्टेटमेंट है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर एग्जांपल देना है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। दैट फॉर फर्स्ट एग्जांपल इज द पॉपुलेशन मीन इज 25। नोटेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 25। दूसरा एग्जांपल अगर लेना है तो हम कहते हैं the average weights of students of college A and college B are same। अगर नोटेशन यूज करना है तो अगर आप कहना चाहो तो mu1 is equal to mu2 लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ओनली सेंटेंस लिख रहे हैं। एंड तीसरा अगर एग्जांपल लिखा जाए तो कह सकते हैं हम 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो ये परसेंटेज दिया है, प्रपोर्शन दिया है, तो कोई भी अजम्पशन होती है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या, तो पैरामीटर से रिलेटेड हम अज्यूम करते हैं कि कुछ इस तरह का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें दो डेफिनेशन देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी कि नल हाइपोथेसिस। वैसे तो हमें पता है नल हाइपोथेसिस नोटेशन H0 कहते हैं, फिर भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी का नहीं है और उनके सिलेबस में ये पार्ट नहीं था तो उनके लिए ये नया हो सकता है, बाकी तो हम आगे सेमेस्टर 6 में पढ़ ही चुके हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है, अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस which is taken for the possible acceptance is called a null hypothesis and it is denoted by H0। एग्जाम्पल की बात हम करने ही वाले हैं, मगर जो हाइपोथेसिस या जो स्टेटमेंट पॉसिबली एक्सेप्टेंस के ही चांसेस होते हैं उसमें, उस स्टेटमेंट को, उस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। जिसकी जरूरत कोई भी रिसर्च में, कोई भी रिसर्च करने वाला पर्सन है तो उसका कोई ना कोई माइंडसेट जरूर होता है, उस माइंडसेट को सेंटेंस में लिखा जाए कि उसकी अजम्पशन क्या है, तो वो अजम्पशन जो उसको लगती है कि एक्सेप्ट होने ही वाली है, उस अजम्पशन को कहा जाता है नल हाइपोथेसिस। तो एग्जांपल में अगर हम लिखना चाहे तो पहला एग्जांपल है मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 60। इसे अब नोटेशन में हम जरूर लिखते हैं, दैट इज H0 म्यू इज इक्वल टू 60। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने कहा था मीन्स ऑफ both populations are equal, that is H0 हम कह सकते हैं mu1 is equal to mu2। एंड थर्ड में हमने कहा जैसे कि वैसे ही एग्जांपल आगे के जैसा ही है, द कॉइन इज अनबायस्ड, यानी कॉइन की प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2। अनबायस्ड का मीनिंग ना तो 100% हम कह सकते हैं हेड्स होगा या ना टेल्स, कुछ भी आ सकता है, इट इज नॉट बायस्ड, तो H0 लिखा जाता है प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो ये नल हाइपोथेसिस हुई, ये अजम्पशन होती है रिसर्च करने वाले पर्सन की। अब इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हाइपोथेसिस है, उसे कहा जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उसके बारे में अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1, तो अ हाइपोथेसिस which is complementary to the null hypothesis is called
alternative hypothesis and it is denoted by H1 और HA। ज्यादातर H1 नोटेशन का इस्तेमाल होता है, HA कम देखा जाता है, मगर फिर भी कुछ कुछ ऑथर्स यूज भी करते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एज HA। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर जो 3 एग्जाम्पल देखे वही 3 यहाँ पे हमें देखना है। पहले एग्जाम्पल में हम सीधा लिखेंगे नोटेशन में H1 दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 60। पहले स्टेटमेंट का एग्जैक्टली नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री यानी उल्टा, तो उसे कहा जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसी तरह से दूसरे में हमने इक्वल लिखा था, तो यहाँ पे होगा H1 μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, नॉट इक्वल कर देने का। एंड तीसरा जो दिया था हमने कॉइन इज बायस्ड बोला था, अनबायस्ड बोला था सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉइन इज बायस्ड यानी P इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे होंगे हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। तो अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, जिसके लिए ये टेबल हमें हेल्प करने वाला है। यहाँ पे टेबल में हमें दिया गया है H0 इज ट्रू, H0 इज फॉल्स, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। अगर H0 यानी नल हाइपोथेसिस सही है तो एक्सेप्ट होना चाहिए यानी करेक्ट डिसीजन, मगर H0 अगर सही है फिर भी अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसे कहा जाएगा टाइप 1 एरर। उल्टा वैसे ही अगर H0 गलत है और वो एक्सेप्ट हो जाए तो भी मानी जाती है एरर, तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। गलत हो और रिजेक्ट हो तो वो भी कहा जाता है करेक्ट डिसीजन। तो इसी टेबल का यूज करके हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है या थियरी कह सकते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ एरर। और यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी का पार्ट समझना है, उसके एग्जाम्पल भी बाद में हम फ्यूचर में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 एरर ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि H0 ट्रू है एंड इट इज रिजेक्टेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो when H0 is true and it is rejected then it is known as type 1 error, या प्रॉपरली अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं the error committed in rejecting or null hypothesis which is true is called type 1 error and its probability is denoted by alpha। ठीक है, यानी वर्ड्स का फॉर्मेटिंग थोड़ा बदला है, सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो when a null hypothesis is rejected although it is true then it is known as type 1 error, या यहाँ पे जैसे हमने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अल्फा को डिफाइन किया जाता है that alpha is equal to probability of type 1 error, जिसे हम कह सकते हैं it is nothing but probability when H0 is rejected although H0 is true। उसे इक्विवेलेंटली अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w वेयर H0 इज ट्रू, वेयर w को कहा जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन यानी एरिया ऑफ रिजेक्शन कह सकते हैं हम, और इसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या होती है क्रिटिकल रीजन की। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर हुई, सही होने के बावजूद रिजेक्शन हो H0 का तो टाइप 1 एरर। और दूसरा भी हमने ऊपर टेबल में दिखाया ही है, तो वो होगा टाइप 2 एरर, उसे भी देख लेते हैं। The error committed in accepting a null hypothesis which is false is called type 2 error and its probability is denoted by बीटा। उसकी probability को कहा जाता है बीटा। तो बीटा की डेफिनेशन भी उसी फॉर्मेट में है, बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कह सकते हैं हम। इट इज नथिंग बट विच इज प्रोबेबिलिटी where H0 is accepted although H0 is false। अब याद रखना है H0 और H1 एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी अगर H0 false हो तो H1 ट्रू हो जाता है। तो इक्विवेलेंटली हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी where H0 is accepted where H1 is true। ऊपर H0 false है, नीचे हमने क्या लिखा है H1 is true। स्टेटमेंट वही है, खाली हाइपोथेसिस के लिहाज से थोड़ा सा पार्ट बदला है। ये खास तो एग्जांपल के लिए यूज होता है लास्ट लाइन वाला सेंटेंस, यानी बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w बार वेयर h1 इज ट्रू, वेयर w बार इज द एक्सेप्टेंस रीजन, या कह सकते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, खास ध्यान रखना है। तो अब हमें ऑब्जर्व करनी है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि शॉर्ट नोट में भी पूछी जाती है कभी कभी, जिसमें से पहला है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो वैसे आप सेमेस्टर 6 में देख ही चुके हो, जिसका इस्तेमाल एग्जाम्पल में भी बहुत होता है। इन एनी टेस्ट प्रोसीजर both the type of error should be kept minimum, but as they are interrelated so it is not possible to minimize both the errors simultaneously। एक साथ हम दोनों को मिनिमाइज नहीं कर सकते, hence in practice the probability of type 1 error is fixed and
द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज मिनिमाइज, यानी हम टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं कि हाइपोथेसिस गलत हो तो एक्सेप्ट ना हो जाए, और टाइप 1 एरर को फिक्स्ड किया जाता है, और वही होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी हम कहते हैं द प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइप 1 एरर is called level of significance and it is denoted by alpha। तो अल्फा यानी ये प्रीडिटरमाइंड वैल्यू होती है जिसमें 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्राइटेरिया है। यानी 1% हो तो कह सकते हैं वन ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ 100 कैन बी रिजेक्टेड अंडर अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी मार्जिन ऑफ एरर खाली एक का रहता है 100 में से, ऐसे हम समझ सकते हैं। डिटेल में ये पूरे हिस्से में मटेरियल की कॉपी में भी आपको मिलेंगे ही। यहाँ पे क्या है जो जरूरी है वो डेफिनेशन वाला पार्ट हम ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमने नहीं लिया है, कुछ और 2-3 शॉर्ट नोट्स है वो भी हम मटेरियल में प्रिंट देंगे। अभी फिलहाल जो हमें जरूरत है उन पार्ट्स को मैंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिल रही है। अब आगे जाते हैं क्रिटिकल रीजन, W जो हम अभी आगे कह चुके हैं टाइप 1 एरर में, उसके बारे में डेफिनेशन है, वो भी कनेक्टेड है टाइप 1 एरर से। तो मीनिंग हमारा क्रिटिकल रीजन का हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। इन लार्ज सैंपल टेस्ट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज यूज्ड एज टेस्ट स्टैटिस्टिक, z को हम यूज करेंगे। द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। द एरिया और द रीजन of the standard normal curve is divided into two regions by predetermined level of significance। यानी प्रीडिटरमाइंड लेवल से दो हिस्सों में बांटा जाता है। डायग्राम्स जो है क्रिटिकल रीजन के वो यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा बाद में मटेरियल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मीनिंग ऑब्जर्व करें तो सिंपल है। यहाँ पे द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व corresponding to type 1 error, that is the probability of rejecting a true null hypothesis, जैसे हम कह सकते हैं, या hypothesis which is true is known as area of rejection or critical region। If the computed value of z falls in the critical region, then null hypothesis is may be rejected, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं z की वैल्यू के बारे में कंक्लूजन में अभी बाद में समझाऊंगा ये मेथड के साथ, तो उस वक्त हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में अगर कहना है द रीजन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अदर देन क्रिटिकल रीजन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन या एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाली दो टर्म्स हमें ऑब्जर्व करनी है, जो कि है टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट। तो उसमें कहा गया है whenever it is required to test whether the sample statistic is significantly different from the population parameter, then it is called two-tailed test। यानी अगर हम कहें तो x1 बार is not equal to x2 बार, अगर ऐसा दिया जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, either x1 बार लेस देन x2 बार और x2 बार ग्रेटर देन और x1 बार ग्रेटर देन x2 बार। दो ऑप्शन दिए जाए, जब भी दोनों साइड के आंसर अवेलेबल है तब उसे कहा जाता है टू टेल्ड टेस्ट, और कोई भी एक साइड की वैल्यू बताई जाए तो उसे कहा जाता है वन टेल्ड टेस्ट। तो वन टेल्ड टेस्ट में हम ऐसा ही कुछ कहने वाले हैं, इफ वी वांट टू टेस्ट दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन a specific value, then the mean of one population is greater than the mean of another population, or the proportion of defectives in the population is less than a specific proportion, then it is called one tailed test। यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से खाली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो या स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी अगर मैं कहूं तो म्यू लेस देन 60 ऐसा कहा जाए तो ये वन टेल टेस्ट होगा। अगर मैं प्रोपोर्शन के बारे में कहूं p ग्रेटर देन 60% तो वो क्या होगा, वन टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो वन टेल और टू टेल में इतना डिफरेंस है, टू टेल में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू कहे तो आइदर म्यू वन लेस देन म्यू टू और म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू,
जबकि वन टेल में फिक्स दिया जाता है। अब जो लार्ज सैंपल टेस्ट है हमारा, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास 3 मेथड्स है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, दूसरी मेथड है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, एंड तीसरी मेथड है जिसके एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दिए एक्सरसाइज में, मगर आपको ये टीवाई में पढ़ने का मौका नहीं मिला था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके अलावा वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास रहता है टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें दो मेथड थी, वही यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, एंड दूसरी जो मेथड है यानी वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। यानी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं टोटल 5 मेथड कह सकते हैं हम लार्ज सैंपल टेस्ट में, और ये हिस्सा हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब हमें जो देखना है वो टेस्टिंग प्रोसेस है, जो कि एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं आगे भी सेमेस्टर 6 में, मगर फिर से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये हमें पूरा यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग से रिलेटेड। तो अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग प्रोसेस। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का हिस्सा है, उससे रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है वो कुछ इस तरह से है। स्टेप नंबर 1 में हम कहते हैं स्टेटिंग क्लियरली नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें H0 और H1 को क्लियरली डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें H0 H1 को लिखना होता है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अलग अलग वैल्यू जो होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कह सकते हैं वैल्यू टेकन इन द हाइपोथेसिस आल्सो, क्योंकि वो पैरामीटर वैल्यू होती है, हमारे पास होती नहीं है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मेथड्स, स्टेप 2 की फॉर्मूला हर एक मेथड में अलग अलग होगी। H0 H1 भी अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के लिहाज से, एंड उसके बाद वाला स्टेप जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर की भी फॉर्मूला का लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, सब में हम जाएंगे तब वन बाय वन ये पूरा हिस्सा स्टैंडर्ड एरर का भी देखेंगे। और ये जो अभी टेस्टिंग प्रोसेस है वो कॉमन है, हर एक मेथड के लिए बुक में भी दी गई है, तो बुक की आवश्यकता रहेगी, आपके पास बुक होना जरूरी है। स्टेप नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमें हमारा पैरामीटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है यानी z जो है वो डिफाइन किया जाता है। कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z, दैट इज zc इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। जो दो वैल्यू ऊपर मिली और स्टेप 2 एंड 3 में उसका रेशियो निकालना है, और उसके ऊपर से कंक्लूजन के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और वो जो कंप्यूटेड वैल्यू है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z is zc, then it is compared with the value of tabulated value zt, एंड अगर हमें पता है कि लेस देन इक्वल टू आ जाता है zc लेस देन इक्वल टू zt, then it is accepted, otherwise it is rejected। z calculated लेस देन इक्वल टू z tabulated हो then h0 is accepted, z calculated is greater than z tabulated हो then h0 is rejected। और उसके लिए जो हमें क्रिटिकल वैल्यूज का डेटा चाहिए, वो वैल्यू का डेटा यानी टेबल जो है वो हमें दिया गया है। 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट के लिए 1% में 2.58 2.33, 5% में 1.96 1.645 एंड 10% में 1.645 एंड 1.282 जो वैल्यू हमें दी गई है, इनका इस्तेमाल करना है। जब भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना बताया जाए तो जनरली हम लेते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये बात खास हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का पार्ट थियरी का है, ये सभी का सभी काम आपको आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। और जैसे कि हम आगे बता ही चुके हैं कि आपको ये होमवर्क के तौर पे क्लास वर्क ही रहेगा, ये कॉपी करके आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है, जहाँ पे हम असाइनमेंट होमवर्क वाला देते हैं उस जगह पे। जिसको भी डाउट लगे फोन करके पूछ सकते हो कैसे सबमिट करना है असाइनमेंट होमवर्क। रेगुलर बेसिस पे काम करना है जो टाइम दिया जाए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.